नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2009, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा कर किसी न किसी तरीके से बना सकता है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको इस टॉपिक में जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश की है। उन पॉइंट्स को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे कि आपसे एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। RTE एक्ट मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। और इस आर्टिकल 21A में कहा गया कि शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको कंपलसरी और फ्री कर दिया जाए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन जो 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि RTE एक्ट 2009 ये कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि जिससे कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरी कर सके और समान रूप से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी रंग का हो। तो हर किसी बच्चे को इंडिया में 6 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में जो भी बच्चा आता है इंडिया में, उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अनिवार्य है। ठीक, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक पेरेंट्स की ड्यूटी के तौर पर यहाँ पर माना गया है। ठीक, चलिए, तो क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विद सेटिस्फाइज सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब हर एक उस औपचारिक स्कूल में, हर एक उस फॉर्मल स्कूल में जहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं और जहाँ पर उनकी संतुष्टि होती है और जहाँ पर कुछ एसेंशियल नॉर्म्स हैं जिनके आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, हर एक ऐसे औपचारिक स्कूल में बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में आता है उसे एजुकेशन पाने का अधिकार है। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों। ये पॉइंट, आगे की पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक सेकेंड, ये जो दिखा हुआ है यहाँ पर, अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 एन आर्टिकल 21A इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। मतलब कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कब हुआ था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और जिससे कि आर्टिकल 21A कहता है कि हर बच्चे के लिए जो 6 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में आता है उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, बच्चा किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हो, उसके लिए बच्चे, मतलब उस 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चे के लिए क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक, मतलब इस 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मतलब अमेंडमेंट हुआ था हमारे भारतीय संविधान में, जो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2002 में जो हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और इस आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट प्रस्तुत किया गया। मतलब एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट की हिंदी क्या होती है? मूलभूत अधिकार बना दिया गया। ठीक, उन बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और ये जो एज ग्रुप है, मतलब डिसेबल बच्चे, मतलब जो किसी भी तरीके से डिसेबल है, जैसे कि मतलब कोई कमी है, उनके दिमाग में कोई कमी है, या फिर फिजिकली वो डिसेबल है, या फिर मेंटली डिसेबल है, तो उन बच्चों के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया है। मतलब उन बच्चों के लिए है 6 से 18 वर्ष। कितना है? 6 से 18 ईयर्स की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं
उनके लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उन जिसके तौर पर उन्हें फंडामेंटल राइट बना दिया गया है एजुकेशन को। ठीक, और बात करें नॉर्मल बच्चों की, तो नॉर्मल बच्चों के लिए क्या है, 6 से 14 एज के ग्रुप के लिए। ठीक, एक आर्टिकल 45 है, क्या है, आर्टिकल 45 है जो बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की। किसकी बात करता है, ECCE, मतलब जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जो आर्टिकल 45 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 45 है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात जो है आर्टिकल 45 में कही गई है। देखिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, मतलब क्या कहा गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की है। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे आते हैं वो 3 से 6 वर्ष की एज में आते हैं। ठीक, इन किंडरगार्टन, मतलब फ्रॉवेल के द्वारा जो किंडरगार्टन दी गई है, ठीक, उसके आधार पर कही गई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ RTE 2009 के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये कहता है कि RTE 2009, ये एक सेकेंड, RTE 2009 मतलब इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में 38 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, मतलब इसमें जो भाग हैं वो कितने हैं, 38 है, मतलब कि 38 भाग हैं इसमें, और 7 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। ठीक, और इसके सेक्शन 21 में RTE के टोटल सेक्शन कितने हैं, 38, बट इसके 21वें सेक्शन में, मतलब कि 21वें सेक्शन में इसने बात कही है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। किसकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। इसे हिंदी में बोले तो स्कूल प्रबंधन समिति कहेंगे। क्या कहेंगे, SMC को हम कहेंगे हिंदी में स्कूल प्रबंधन समिति। ठीक, और इसमें क्या होता है, इस समिति में या फिर इस कमेटी में 75% तो होते हैं पेरेंट्स लोग, मतलब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं 75% तो उनका योगदान होता है वहाँ पर। ठीक, उसमें जो मेंबर होते हैं, ठीक, इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर होते हैं 75% होते हैं पेरेंट्स, और उसमें भी 75% में भी 50% वोमेंस होंगी और 50% कौन होंगे, मेंस होंगे। मतलब 50% तो होंगी माताएं और 50% होंगी पिताएं। ठीक, पिता लोग। और बाकी का बच्चा तो जो 25% है उसमें टीचर्स भी होगा। क्या होंगे, उसमें टीचर्स होंगे, या फिर कोई इलेक्टेड मेंबर हो सकता है वहाँ के आसपास के एरिया का, या फिर कोई एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब जो फेमस नहीं यार, क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जो मतलब जो लोग इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं वहाँ आसपास के एरिया के लिए, जो इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं वहाँ के, वो भी हो सकते हैं। जैसे इस 25% में तो टीचर्स होते हैं। कौन होते हैं, टीचर्स, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं वहाँ के, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं वहाँ लोगों के, मतलब वहाँ के आसपास के एरिया के, वो हो सकते हैं उसमें 25% में। बट बात रही यहाँ पर 75% में, तो 75% में पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, और उनमें भी 50% हिस्सा है वोमेंस का, मतलब माताओं का, और जो 50% बचा उसमें मेन लोग आते हैं, मतलब कि पिता लोग आते हैं। ठीक, तो ये हो गया SMC। और SMC किसके अंतर्गत किसके अंतर आती है, मतलब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो RTE के सेक्शन 21 में इसकी बात कही गई, किसकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। और इसमें कितने सेक्शंस हैं, 38 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स हैं। इनको आपको मतलब इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, ये जो चीज़ें हैं 38 सेक्शंस और सेक्शन 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात कही गई है, और 7 चैप्टर्स हैं। क्या है, 7 चैप्टर्स हैं। ठीक, इनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ फैक्चुअल, कुछ जो लर्निंग के लिए जो लर्निंग एवल जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको इनमें याद रखना है। जैसे कि सेक्शंस पूछ सकता है कि RTE में सेक्शन कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 38 सेक्शंस है। आपसे पूछ सकता है कि RTE के कौन से सेक्शन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात कही गई, तो आप क्या बोलेंगे, सेक्शन 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात कही गई। ठीक, तो ये है पॉइंट आपको जो याद रखने हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। आर्टिकल 21A and the RTE Act came into effect on 1st April 2010 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 21A जो है, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में,
ठीक, उसमें जो है आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, ये 2009 में हुआ था, बट इसको लागू कब से किया गया? 1 अप्रैल 2010 से आर्टिकल 21A को, और RTE एक्ट को कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक, ये बनकर तो तैयार हुए थे 2009 में, बट इनको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्टिकल 21A और जो RTE एक्ट है वो कब से लागू किए गए थे, तो आपका वहाँ पर मतलब 1 अप्रैल 2010 से जो RTE एक्ट है वो अपने इफेक्ट मतलब केम इनटू इन इफेक्ट। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसका जो टाइटल होने वाला है। एक सेकेंड। द टाइटल ऑफ RTE एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपलसरी, मतलब इस जो RTE एक्ट के जो वर्ड्स हैं, जो टाइटल वर्ड्स हैं, उनमें क्या है? फ्री एंड कंपलसरी। भाई जो हमारा क्या, एक सेकेंड, ये जो हमारा RTE एक्ट है, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके जो टाइटल वर्ड्स हैं वो क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक, चलिए ये तो हो गया ये पॉइंट, और बात कर लेते हैं आगे की। इट मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लास। क्या इसमें कहा गया है कि इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लास, मतलब इसमें RTE एक्ट में उन बच्चों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जो बच्चे मानकर चलिए कोई बच्चा 8 ईयर का है, मतलब 8 साल का है, तो ऐसे बच्चों के लिए, और वो अभी तक मतलब 8 साल का बच्चा है कोई, और वो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है। ठीक, उसकी तो मैच्योरिटी तो बढ़ेगी, बट हमारे RTE एक्ट में इसका भी समाधान, मतलब इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको एप्रोप्रिएट क्लास दी जाए। क्या? उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसको एक तरीके से क्लास प्रोवाइड कराई जाए। जैसे 8 साल का बच्चा है तो उसको क्या करेंगे हम, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, 7 ईयर का बच्चा सेकेंड क्लास में, और 8 ईयर का बच्चा मतलब 8 साल का बच्चा थर्ड क्लास में, तो उसको जो है 8 साल के बच्चे को, मतलब 8 साल के बच्चे को थर्ड क्लास में बैठा दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान भी हमारे RTE एक्ट में किया गया है, मतलब उसकी एज अप्रोप्रिएट के, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग भी क्लास को प्रोवाइड कराने का प्रावधान हमारे RTE एक्ट में है। ठीक, ये बात यहाँ पर ये पॉइंट करता है। तो चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू RTI एज वाइज हेमोजीनस ग्रुप, मतलब ये वही बात मतलब कि हेमोजीनस विषम ग्रुप बनाए जा सकते हैं एज वाइज। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? इंडिया बिकेम 135th कंट्री टू अप्लाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब ये जो हमारा इंडिया था, एक सेकेंड, इंडिया बिकेम 135th कंट्री टू अप्लाई एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब इंडिया जो था वो हमारा 135वां देश था, 135वां ऐसा देश बना इंडिया जिसने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी किया। किसमें? RTE एक्ट के माध्यम से, जो ये संविधान में संशोधन हुआ था 86वां 2002 में, जिसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। तो ये जो ऐसा करने वाला हमारा इंडिया जो देश था वो 135 था, मतलब 135वें नंबर पर आता है, जिसमें एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी किया गया। क्या किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया गया। ठीक, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर पर ऐसा देश है जिसने शिक्षा को फ्री और कंपलसरी किया। ठीक, तो वो कौन सा होगा? वहाँ पर आपका आंसर होगा 135, मतलब 135वां देश। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये कुछ प्रतिबंध लगाता है, ये कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। जो हमारा RTE एक्ट है, ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। देखिए हमारा NCF भी, हमारा जो NCF है मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने बात की है उसके बारे में भी, देखिए कुछ चीज़ों पर वो भी मतलब इसने भी, NCF ने भी कुछ सोर्सेज बताए हैं डिस्कम्फर्ट के, मतलब असुविधा के कुछ स्रोतों के बारे में बात की है उसने। जैसे लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, मतलब बच्चों को दूर जाना पड़ता है इसलिए बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। ठीक, वहाँ पर अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है, स्कूल बच्चों से फीस मांगी जाती है, या फिर अदर चीज़ें भी NCF के द्वारा बताए गए हैं। बट उन्हीं चीज़ों की बात करता है यहाँ पर हमारा RTE भी। देखिए जैसे कहा गया है वहाँ पर NCF में कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी बात की है, मतलब जैसे कॉर्पोरल मतलब कि फिजिकल हो सकता है, वो इकोनॉमिकली हो सकता है, इकोनॉमिकली क्या नहीं, मेंटली हो सकता है। ठीक,
तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो तीनों जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे NEP या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर NCF, ये सभी जो है एक तरीके से कुल मिलाकर के एजुकेशन को बढ़ावा देने की ही बात करते हैं। ठीक, तो हमारा जो RTE एक्ट है, ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, मतलब बच्चे को जो है किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटली हरासमेंट नहीं किया जाएगा। हमारा RTE इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब किसी भी तरीके का मेंटल हरासमेंट ना दिया जाए, मतलब बच्चे को मेंटली मतलब मानसिक रूप से उसे कोई प्रताड़ना ना दी जाए। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले पॉइंट में कहा गया कि हमारा RTE पनिशमेंट पर, फिजिकल पनिशमेंट पर और मेंटल पनिशमेंट पर भी रोक लगाता है। ठीक, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कहता है जो सेकंड पॉइंट है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के एडमिशन के लिए ऐसा ना हो कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर अपनाया जाए। स्क्रीनिंग प्रोसीजर एक तरीके का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, मतलब जो बच्चे या फिर जो दान वगैरह देते हैं उन बच्चों को ही एडमिशन देगा, ऐसा नहीं है। हमारा RTE कहता है कि एजुकेशन फॉर फ्री, एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक, तो बात करता है कि ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हैं उनको ही एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, जाति से आता हो, लिंग से आता हो, धर्म से आता हो, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उस बच्चे के लिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो ये बात करता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा। ठीक, कैपिटेशन फीस, किसी भी तरीके की कैपिटेशन फीस मतलब एडमिशन फीस वगैरह नहीं ली जाएगी वहाँ पर। ठीक, तो इसकी बात करता है ये थर्ड पॉइंट, किसी भी तरीके का फीस नहीं ली जाएगी बच्चे से 6 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में जो आते हैं। ठीक, और फोर्थ पॉइंट है एक तरीके से प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, मतलब जिन बच्चों के द्वारा, जिन टीचर्स के द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, जैसे कुछ लोग होते हैं स्कूल्स में प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं। ठीक, मतलब वो अपने क्लासेस में जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ पर तो वो पढ़ाते नहीं, बट वो ट्यूशन में कोशिश करते हैं पढ़ाने की। तो ऐसा नहीं होगा। हमारा RTE एक्ट जो है इन प्राइवेट ट्यूशन्स पर भी बैन लगाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन बाय एनी स्टेट और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड। जो स्कूल्स है वो मान्यता प्राप्त होंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा कि जो स्कूल्स है वो मान्यता प्राप्त होंगे, मतलब किसी ना किसी बोर्ड से उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिना किसी मान्यता के उन स्कूल्स को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। उनको जो है मान्यता नहीं, अगर मान्यता ना मिलने पर अगर ऐसा स्कूल कोई पाया गया तो उसका लाइसेंस वगैरह जो है रद्द कर दिया जाएगा। हमारा RTE एक्ट इस चीज़ पर भी प्रतिबंध लगाता है कि बिना मान्यता के कोई भी स्कूल रन नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं याद करने योग्य हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्री एजुकेशन मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फी और एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है किसी स्कूल में, उसको किसी भी तरीके का पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान सकते हैं, जैसे लोग जो है ट्यूशन फीस हो सकती है, वो ट्यूशन तो आपको पढ़ने जाना ही नहीं है, एक तरीके से मतलब ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना, मतलब ट्यूशन नहीं देना है, टीचर्स को जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है। इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाता है हमारा RTE। यूनिफॉर्म के किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेना है, बुक्स के लिए कोई चार्ज नहीं लेना है, स्टडी मटेरियल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, उनसे भी जो है हमारा RTE एक्ट कहता है कि बच्चों से किसी भी तरीके की ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, बुक्स की फीस नहीं ली जाएगी, स्टडी मटेरियल कोई भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए जो है बच्चे से कोई किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगाया जाएगा बच्चे पर। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज ऑन एजुकेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स के द्वारा, वो जो है एक तरीके से बच्चे को खेल में कराया जाए, मतलब बच्चे को एक तरीके से स्ट्रेस में ना रखा जाए, उसको एक तरीके से चिंता में ना रखा जाए। एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए बच्चों को जिससे कि बच्चा खेल में सीख सके, एक्टिव होकर के सीख सके, एक्सप्लोर कर सके अपनी चीज़ों को। ठीक, तो ना कि उस बच्चे में एक तरीके से फियर घुसा दिया जाए, मतलब भय घुसा दिया जाए, ना ही उसको धमकाया जाएगा, ना किसी तरीके का पनिशमेंट दिया जाएगा जिससे कि बच्चा एक तरीके से अपने ऊपर स्ट्रेस ना ले किसी चीज़ का। तो जो एजुकेशन होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, किससे? एंजाइटी से, स्ट्रेस से और फियर से। ये पॉइंट इस चीज़ की बात करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। द RTE प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन द डिफाइंड एरियाज और लिमिटेड नेबरहुड। एक सेकेंड, जो हमारा RTE एक्ट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। मतलब कुछ क्राइटेरिया, मतलब कुछ जो स्कूल्स हैं
जो स्कूल्स हैं, जो मतलब बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं, उनके लिए कुछ एरिया जो है डिफाइन कर दिया गया है कि इतनी एज मतलब इन बच्चों के लिए जो स्कूल्स होगा वो इतनी दूरी पर होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 1st to 5th जो है उसके लिए जो बच्चों की मतलब बच्चों के लिए जो उस स्कूल की दूरी होगी, जो प्राइमरी स्कूल की जो दूरी होगी बच्चे के घर से करीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होनी चाहिए। मतलब बच्चा जो है 1 किलो मतलब प्राइमरी स्कूल जो होगा वो बच्चों के घर से केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ये प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर रेडियस। और बात रही यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल की, तो एलिमेंट्री जो स्कूल है वो बच्चों के घर से मतलब बच्चों के जहाँ आवास है वहाँ से जो स्कूल का जो स्थान होगा, स्कूल की जो दूरी होगी वो केवल 3 किलोमीटर के दायरे में होगी, 3 किलोमीटर के रेडियस में ही पाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बात करता है। देखिए ये पॉइंट जो है याद करने योग्य है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर होगा, बच्चों के घर से केवल 1 किलोमीटर के रेडियस में होगा। यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल की तो वो कितने किलोमीटर की समथिंग होगा, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। ठीक, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर जो है कुछ जो हमारा RTE एक्ट है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पेरेंट की ड्यूटी के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो है आर्टिकल 51A में लिखा गया है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51A में लिखी गई है। और उसमें ही उस फंडामेंटल मतलब मौलिक कर्तव्यों में ही, उन मौलिक कर्तव्यों में ही एक पेरेंट की ड्यूटी के बारे में बात कही है, जो किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 51A के सबसेक्शन के में। किसमें, आर्टिकल 51A के सबसेक्शन के में। ये कहाँ पर लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल 51A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी है माता पिताओं की, जो किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 51A के सबसेक्शन के में। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द स्कूल। मतलब माता पिताओं की यह ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल की तरफ प्रेरित करें, उसका एडमिशन कराएं और उसको एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराने की वो हर संभव प्रयास करें। ठीक, ये जो है एक माता पिता की ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 51A के सबसेक्शन के में कहा गया है कि माँ बाप की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए प्रेरित करें, या फिर उनको जो है एजुकेशन देने का जो कार्य है, मतलब एजुकेशन के लिए उनको एडमिशन कराना होगा। मतलब बच्चों का एडमिशन जो है उनकी ड्यूटी होगी, एडमिशन कराना बच्चों का उनकी ड्यूटी होगी, उनके माँ बाप का। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। फॉर क्लास 1st to 5th कुछ टीचर रेशियो की बात कर लेते हैं। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है वो कितना होगा प्राइमरी लेवल पर। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा गया है आपसे, यहाँ से फॉर क्लास 1st to 5th, एक सेकेंड, ये पीपल टीचर रेशियो मतलब 30:1। मतलब जहाँ स्कूल में जिस प्राइमरी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, मतलब 30 बच्चे हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा होगा प्राइमरी लेवल पर। ठीक, अगर अप टू 60, अगर एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60 मतलब 60 तक हैं, तो नंबर ऑफ टीचर कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चे हैं 30 तो वहाँ पर 1 टीचर होगा। अगर बच्चे हैं 60 तो कितने टीचर होंगे, वहाँ पर 2 टीचर होंगे। ठीक, अगर 61 से 90 है तो कितने टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे। ठीक, अगर 91 से 120 है तो 4 टीचर होंगे, और अबव 150 है मतलब 150 के पार टीचर हैं तो 5 टीचर होंगे, और इनमें एक हेड टीचर होगा। ठीक, मतलब प्लस एक हेड टीचर होगा, 5 टीचर होंगे प्लस एक हेड टीचर होगा। नोट, पीपल टीचर रेशियो मस्ट नॉट एक्सिस्टेड 40:1 मतलब जो पीपल टीचर जो रेशियो है, जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पर बच्चे 40 हैं तो उनके लिए एक टीचर प्रोवाइड होगा ही होगा। ये जो है इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बात करें हम, एक सेकेंड, तो चलिए ये तो हो गया हमारा टीचर और स्टूडेंट का रेशियो के बारे में बात। देखिए प्राइमरी लेवल पर कितने होंगे, अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होगा, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर। 35:1 टीचर किस पर होगा, वो एलिमेंट्री स्कूल्स में होगा, मतलब एलिमेंट्री क्लासेस में होगा।
ठीक। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, निम्न प्राथमिक शिक्षा क्या है, उच्च प्राथमिक शिक्षा क्या है, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मैंने जो है कुछ नोट्स को जोड़ा है अपने क्लासेस के नोट्स, जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन तो प्राइमरी एजुकेशन होती है, कौन सी अपर प्राइमरी होती है, कौन सी एलिमेंट्री होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया रेशियो के बारे में बात। बिल्डिंग की बात कर लेते हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो किस तरीके की होगी। हमारे आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग क्या इसके लिए बातें कही गई हैं। देखिए, एट लीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। मतलब हर एक क्लासरूम होगा, मतलब एक टीचर के लिए एवरी टीचर के लिए, प्रत्येक टीचर के लिए एक क्लासरूम होगी, और एक हेड टीचर के लिए अपना एक अलग सेपरेट रूम होगा। क्या होगा, हर एक हेड टीचर के लिए ऑफिस कम स्टोर रूम, मतलब ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम होगा, मतलब हेड टीचर का एक रूम होगा। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। तो सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था होगी और बॉयज़ के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था होगी। ठीक, किचन फॉर मिड डे मील, एक किचन की व्यवस्था होगी जहाँ पर मिड डे मील जो है प्रिपेयर किया जाएगी, जहाँ पर मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है जहाँ प्रिपेयर की जाएगी, उसके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था स्कूल में होगी। ठीक, प्ले ग्राउंड होगा जहाँ पर बच्चे खेल सकें। क्या होगा, एक प्ले ग्राउंड होगा, मतलब बच्चों के लिए खेलने का मैदान होगा। ठीक, और एक सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बच्चों के लिए वहाँ पर जो है एक सेकेंड, बच्चों के लिए सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी, मतलब बच्चों के लिए स्वच्छ जल जो है स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, जिससे कि बच्चे बीमार ना हो, मतलब इस तरीके से जो साफ़ शुद्ध पानी है वो बच्चे को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, हमारे आरटीई के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए। ठीक, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ की बात कही गई है। एक सेकेंड, मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, देखिए 200 वर्किंग डेज़ फॉर 1 to 5th क्लास, 1 to 5th क्लास। प्राइमरी लेवल पर जो टीचर का जो वर्किंग डेज़ होंगे वो कितने होंगे, 200 वर्किंग डेज़ होंगे, मतलब 200 वर्किंग डेज़ होंगे प्राइमरी लेवल पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल पर, ये जो है 220 वर्किंग डेज़ फॉर 6 to 8th क्लास। पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक तो होंगे 200 वर्किंग डेज़ एक टीचर के लिए, और 6 to 8 मतलब 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक जो टीचर का जो वर्किंग डेज़ होगा वो कितना होगा, 220 वर्किंग डेज़ होंगे। ठीक, ये होगी वर्किंग डेज़। देखिए यहाँ से जो है ये जो कुछ फैक्ट्स मेरे द्वारा बताए गए हैं आपको, जैसे ये है, एक सेकेंड, ये टीचर और पीपल रेशियो, इसको आपको याद रखना है ज़रूर। ये जो वर्किंग डेज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इनको भी आपको याद रखना है। और इंस्ट्रक्शनल आवर्स, जो आगे का पॉइंट है वो है क्या, इंस्ट्रक्शनल आवर्स, मतलब कितने घंटे एक टीचर को काम करना होगा। 800 मतलब 800 इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर्स फॉर एकेडमिक ईयर फॉर 1 to 5th क्लास, मतलब 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चों के लिए जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आवर्स होंगे, मतलब टीचर के जो काम करने के जो वर्क्स होंगे, मतलब आवर्स होंगे, जितने घंटे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो होंगे 800 घंटे। कितने, 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक, और 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक कितने होंगे, वो 1000 घंटे होंगे। कितने होंगे, 1000 घंटे। इंस्ट्रक्शनल आवर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 1000 आवर्स। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने होंगे एक टीचर के लिए, मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने होंगे टीचर के लिए, तो 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, टाइम ऑफ प्लानिंग लेसन। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर द टीचर पर वीक कितने होंगे, 45 आवर होंगे। कितने होंगे, 45 घंटे होंगे। 45 वीक्स मतलब 45 आवर्स होंगे, 45 घंटे एक टीचर को काम करना होगा एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, और जिसमें इंक्लूड किया गया है प्रिपेयरिंग आवर्स को, मतलब लेसन प्लान को भी, लेसन प्लान करने का भी जो टाइम है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक, किसमें, 45 आवर्स में, मतलब 45 आवर्स में जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की, लाइब्रेरी। जी, यहाँ पर बात कही गई है लाइब्रेरी की। एक सेकेंड,
देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन स्कूल, स्टूडेंट शुड बी गिवन बुक्स फ्री। मतलब स्कूल में जो है एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पर बच्चों को फ्री बुक्स पढ़ने के लिए दी जाएंगी। और हमारा एनसीएफ भी इस बात को कहता है कि बच्चे को 1 to 5 जो है, एक बच्चे को, जो बच्चा 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक का बच्चा है, उस बच्चे को मिनिमम 1 घंटा एक सप्ताह में ज़रूर बिताना चाहिए। किसमें? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हमारा एनसीएफ कहता है कि हर एक बच्चे को जो 1 to 5th क्लास में आता है, उस बच्चे को लाइब्रेरी में 1 घंटा कम से कम एक सप्ताह में ज़रूर बिताना चाहिए। ठीक, इसको भी आप याद रख सकते हैं। रिवीजन, देखिए रिवीजन का यही है, मतलब वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो रिवीजन में बात कही गई है। जैसे एक सेकेंड, ये रिवीजन देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था। एक सेकेंड दिखा देता हूँ, ये पॉइंट जो हमारा लगभग 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, बात करता है ये उसकी। ठीक, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। 6 से 18 वर्ष उनके बच्चों के लिए जो डिसेबल है। ठीक, आर्टिकल 45 कहता है ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करता है, जिसमें जो किसके अंतर्गत आते हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो ECCE के लिए आर्टिकल 45 बात करता है। RTE 2009 जिसमें 38 सेक्शंस हैं। सेक्शन 21A में मतलब सेक्शन 21 में मतलब सेक्शन 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की है। 7 चैप्टर्स हैं इसमें, और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था RTE एक्ट। और 135 कंट्री है जो जिसने इंडिया को मतलब इंडिया को ऐसी कंट्री बनाया, एक जो 135वें नंबर पर आती है जिसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया था, मतलब जिसने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बनाया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। स्कूल जो है 1 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, और एलिमेंट्री लेवल पर समथिंग होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स मतलब जो बच्चे के माता पिता हैं उसको बच्चे को एडमिशन दिलाना होगा। वो आर्टिकल 51A के में कहा गया, सबसेक्शन के में पीपल टीचर का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो को करते हैं ख़त्म, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।